एवरीवन, वेलकम टू नीट नोवा। दिस इज सिमरन, योर बायोलॉजी एडुकेटर। आई होप कि आप सब एकदम फिट एंड फाइन हैं और आपकी नीट एग्जाम की प्रिपरेशन भी बढ़िया चल रही होगी। तो आज बच्चों, उड़ान सीरीज के अंदर जो चैप्टर हम वन शॉट में कवर करने वाले हैं दैट इज बायोमोलिक्यूल्स। हमारी क्लास 11 का बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स। तो आज प्रॉपर नोट्स के साथ अच्छे से इस चैप्टर को समझेंगे। आप भी अपना नोटबुक और पेन उठा के बैठिए सो दैट आप भी अपने नोट्स बनाते रहिए साथ साथ। तो शुरू करते हैं चैप्टर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बायोमोलिक्यूल्स जो वर्ड है, टाइटल है हमारे चैप्टर का, उसका मतलब क्या है। तो बेसिकली अगर हम इन दो वर्ड्स को ब्रेक डाउन करके भी समझे तो बायो मीन्स लाइफ एंड मॉलिक्यूल्स वी नो दीज आर सम केमिकल सब्सटेंसेस। तो वो केमिकल सब्सटेंसेस जो हमारी लाइफ के अंदर जो भी फिजियोकेमिकल प्रोसेसेस हैं, अलग अलग रिएक्शंस हैं, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनको हम बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स। तो बेसिकली दीज आर केमिकल सब्सटेंसेस दैट आर इन्वॉल्व्ड इन कंट्रोलिंग आवर फिजियोकेमिकल प्रोसेस। जो भी एक लिविंग टिश्यू के अंदर, लिविंग सिस्टम के अंदर केमिकल प्रोसेस चलते हैं, फिजियोकेमिकल प्रोसेस बेसिकली, उनको कंट्रोल करने वाले ये केमिकल सब्सटेंसेस को बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, चलो अब बात करते हैं। अब एक टेबल है आपकी एनसीईआरटी के अंदर, छोटा सा टेबल है। इसमें क्या किया हुआ है बच्चों, कंपेयर किया हुआ है अर्थ क्रस्ट में जो एलिमेंट्स हैं वही एलिमेंट्स हमारी बॉडी में भी पाए जाते हैं। तो क्या वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो अर्थ की क्रस्ट में कम है, हमारी बॉडी में ज्यादा है, या हमारी बॉडी में कम है, अर्थ क्रस्ट में ज्यादा है। तो बेसिकली बच्चों, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की बात करें तो ये हमारी बॉडी में ज्यादा है। हाइड्रोजन की बात करें अर्थ क्रस्ट में इट इज 0.14%, हमारी बॉडी में इट्स 0.5%। कार्बन 0.03% इन अर्थ क्रस्ट, इन आवर बॉडी इट इज 18.5%। ऑक्सीजन 46.6, वेयर एज इन ह्यूमन बॉडी इट्स 65%। तो इसी तरह ये एक कंपैरिजन है। अब कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो अर्थ क्रस्ट में ज्यादा है, हमारी बॉडी में कम है। तो दिस टेबल गिव्स अ कंपैरिजन ऑफ परसेंट वेट ऑफ एलिमेंट्स इन ह्यूमन बॉडी एंड अर्थ क्रस्ट। चलिए अब हम बात करें कि हमारे पास एक लिविंग टिश्यू दे दिया गया है। हमें बोला जाए कि इसमें से पता लगाओ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से हैं। तो हम कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे कि उस लिविंग टिश्यू में से हम कैसे डिटेक्ट करें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से हैं, इनऑर्गेनिक कौन से हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड सेपरेट आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, लिविंग टिश्यू को ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड यानी कि CCl3COOH के साथ ग्राइंड कर देते हैं और उससे बना लेते हैं एक थिक सा पेस्ट जिसको बोलते हैं स्लरी। थिक पेस्ट बन गया, ग्राइंड किया हमने, मिक्स किया अच्छे से। फिर उस पेस्ट को हम छान लेते हैं, स्ट्रेन करते हैं किसी कॉटन क्लॉथ या चीज क्लॉथ के थ्रू। तो जो भी फिल्ट्रेट होगा वो हमारे पास नीचे कलेक्ट हो जाएगा और जो ऊपर बच जाएगा उसको हम सेपरेट रखेंगे। तो जो हमारे पास फिल्ट्रेट आया है वो होता है एसिड सॉल्यूबल पूल, और जो हमारे पास ऊपर चीज क्लॉथ में मटेरियल रह गया उसको बोलते हैं रिटेंटेट। वो रिटेंटेट रिप्रेजेंट करता है एसिड इनसॉल्यूबल पूल, जो कि इनसॉल्यूबल होंगे हमारे एसिड के अंदर। तो इस तरह हमने सेपरेट आउट किए। अब अगर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मुझे सेपरेट करने हैं तो मैं क्या करूंगी, लिविंग टिश्यू जैसे कोई लिवर टिश्यू हो गया, प्लांट टिश्यू हो गया, अब मेरे पास उसमें मॉइस्चर होगा, मैं पहले उसको ड्राई करूंगी। पहले जब मॉइस्चर है उस टिश्यू में तो हम बोलेंगे उसका वेट चेक करेंगे, तो वो हमारे पास आएगा वेट वेट, ठीक है, क्योंकि मॉइस्चर प्रेजेंट है। जब हम उसको ड्राई कर लेंगे तो उसमें से सारा मॉइस्चर उड़ जाएगा, हीट करेंगे, ड्राई करेंगे, मॉइस्चर उड़ा दिया, तब हम उसका लेंगे ड्राई वेट। पहले मॉइस्चर था तो वेट वेट, मॉइस्चर हमने ड्राई आउट कर दिया, निकाल दिया, तो अब हमारे पास वेट कौन सा आएगा, ड्राई वेट। अब इस हमारे पास जो टिश्यू है जिसका हमने ड्राई वेट चेक किया उसको हम करेंगे बर्न, जला देंगे, उससे ऐश बन जाएगी और उस ऐश में होंगे हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लियर, तो हमने ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सेपरेट आउट कर लिए। चलिए अब हम बात करें, अगर सबसे पहले जो हमारे पास फिल्ट्रेट आया था, स्ट्रेन करने के बाद जो नीचे फिल्ट्रेट आया था जिसको हमने एसिड सॉल्यूबल पूल कहा था, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं। तो उसमें बेसिकली आते हैं हमारे बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से कम रहेगा। तो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स जिनका वेट कम है, क्लियर। तो उनमें हम पढ़ेंगे अमीनो एसिड, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड नाइट्रोजिनस बेस। सबसे पहले हमने पढ़ने हैं अमीनो एसिड। अमीनो एसिड की बच्चों बात करें तो ये होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। हमें पता है कि अमीनो एसिड मिलके क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। अब एक अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें होती हैं 4 चीजें। एक
कार्बन होगा सेंटर में, उसके साथ साथ अटैच होंगे अमीनो ग्रुप, यानी कि NH2 ग्रुप अटैच होगा, एक एसिड ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH अटैच होगा, एक हाइड्रोजन होगा और एक अल्काइल ग्रुप होगा जो कि वेरी चेंज हो सकता है, CH3 हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, COOH हो सकता है, कुछ भी। तो बेसिकली यहां पे आप स्ट्रक्चर देखो, इस स्ट्रक्चर में यू कैन सी कि ये सेंट्रल हमारा कार्बन है, इस कार्बन के साथ यहाँ हाइड्रोजन अटैच है, जो हमने बोला हाइड्रोजन अटैच होगा, यहाँ पे R हमारा वेरिएबल अटैच है दिस, इधर हमारे पास अमाइनो ग्रुप अटैच है NH2 और यहाँ हमारा एसिड ग्रुप अटैच है दैट इज COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच है। अब अगर हम बात करें वेरिएबल R ग्रुप की, तो R ग्रुप हाइड्रोजन हो सकता है, CH3 हो सकता है, CH2OH हो सकता है, COOH हो सकता है, मतलब ये चेंज कर सकता है। अब ये छोटे से R ग्रुप के चेंज होने से ही अमाइनो एसिड पूरा का पूरा चेंज हो सकता है, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी, अलग अलग अमाइनो एसिड बन जाते हैं अगर R ग्रुप जो है वो चेंज होता है। एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे। अब जो हमने ये सेंटर में कार्बन बोला, ये होता है अल्फा कार्बन, एक ही कार्बन से हमारे पास अमाइनो ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है, तो ये कार्बन कौन सा है? अल्फा कार्बन। और ऐसे अमीनो एसिड को हम क्या बोलते हैं? अल्फा अमीनो एसिड। क्या बोलेंगे हम? अल्फा अमीनो एसिड। क्लियर है बच्चों? चलो अब बात करें कि अगर हमारा R ग्रुप चेंज हो जाए, सपोज R ग्रुप है H, हाइड्रोजन लगा हुआ है इस R की जगह, तो R इज इक्वल टू अगर H है तो वो हमारा अमीनो एसिड कौन सा बनेगा? ग्लाइसिन। उसका नाम क्या होगा? ग्लाइसिन। इसी R की जगह अगर ये CH3 लगा है मेरे पास, तो वो कौन सा अमीनो एसिड बनेगा? एलेनिन। और अगर यहाँ पे हमारे पास CH2OH लग जाए, अल्कोहलिक ग्रुप लगा, तो क्या बना? सेरीन। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ R ग्रुप के चेंज होने से पूरे के पूरे अमीनो एसिड की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी, एक नया अमीनो एसिड बन जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलो अब हम बात करें, थोड़ा टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड की बात कर लेते हैं। तो बेसिकली बच्चों 3 मेन टाइप्स हैं कि अगर हमारे पास अमीनो ग्रुप ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है तो वो बेसिक अमीनो एसिड हो जाएगा, अगर कार्बोक्सिलिक एसिडिक ग्रुप ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है तो वो एसिडिक अमीनो एसिड हो जाएगा, अगर दोनों का नंबर इक्वल है तो वो न्यूट्रल रहेगा। क्लियर? तो एसिडिक अमीनो एसिड में क्या होगा? मोर COOH, यानी कि हमारा जो एसिड ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड वाला वो ज्यादा है। एग्जांपल आ जाएगी इसकी ग्लूटामिक एसिड, नाम से ही पता चल रहा है कि एसिड। क्लियर? बेसिक की अगर हम बात करें, बेसिक अमीनो एसिड में हमारा अमीनो ग्रुप जो है NH2 ग्रुप जो है वो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा, एग्जाम्पल लाइसिन। न्यूट्रल की बात करें तो इक्वल अमाउंट ऑफ NH2 एंड COOH प्रेजेंट होगा और इसकी एग्जाम्पल है वेलीन। अब एक टेबल है Here you can see, जिसमें हमारे 3 जो मेन कैटेगरीज थी, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, वो तो दी ही दी हैं, उसके साथ 3 कैटेगरीज और बताई हैं। अब ये टेबल बच्चों आपकी NCERT में तो नहीं है, तो ध्यान से देखो, ध्यान से समझो। ये तीनों हमने पढ़ लिए। न्यूट्रल में हमारे पास ग्लाइसिन, एलानिन, वेलाइन, ल्यूसिन। देन एसिडिक में हमारे पास आइसोल्यूसिन, एस्पार्टिक एसिड, एस्पैराजिन एंड ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिन, ये सारे क्या हैं? एसिडिक। बेसिक में हमारे पास आते हैं लाइसिन एंड आर्जिनिन। ये तो हमने तीनों कैटेगरीज पढ़ी थी। अब हमारे पास आती है एक चौथी कैटेगरी, दैट इज एस कंटेनिंग, यानी कि जिसमें सल्फर ग्रुप प्रेजेंट होगा। उसकी एग्जांपल क्या है? सिस्टीन एंड मिथ्योनिन, जिसमें क्या प्रेजेंट होगा? सल्फर प्रेजेंट होगा। अल्कोहलिक की बात करें, यानी कि OH ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? OH प्रेजेंट होगा। इसकी एग्जांपल है सीरीन एंड थ्रियोनिन। ये नाम आप बस याद रख लो। एरोमेटिक अमीनो एसिड की बात करें, यानी कि कोई रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो, जैसे बेंजीन रिंग हो गया, उसकी एग्जांपल है फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन एंड प्रोलिन। क्लियर है? ये सारी एग्जांपल है मेन। अब हमने 3 कैटेगरीज पढ़ी थी, उसके अलावा 3 कैटेगरीज ये और हैं, एस कंटेनिंग यानी सल्फर कंटेनिंग, अल्कोहलिक एंड एरोमेटिक। अल्कोहलिक जिसमें OH ग्रुप प्रेजेंट होगा, एस कंटेनिंग में सल्फर होगा, एरोमेटिक में क्या होगा? बेंजीन रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे। चलो अब हम बात करें आयनाइजेबल नेचर की। अब जैसा सॉल्यूशन में हम एक अमीनो एसिड को रखेंगे, उसके अंदर वैसे प्रॉपर्टीज में चेंज आएगा। सपोज अब
एक स्टेज होती है ज्विटर आयन। ज्विटर आयन में क्या होता है, जहां पे पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट है, नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट है किसी एक मॉलिक्यूल के ऊपर। तो यहाँ पे मेरे पास है अमीनो एसिड की कैटायनिक फॉर्म, जिसमें हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, और इधर मेरे पास है इसकी एनायनिक फॉर्म, जहां मेरे पास COO नेगेटिव यानी कि नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। अब एक ऐसी स्टेट है जिसको बोलते हैं ज्विटर आयन, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों प्रेजेंट होंगे, एंड दिस शोज द आयनाइजेबल नेचर ऑफ अमीनो एसिड, जहां पे NH2 और COOH ग्रुप जो है वो दोनों ही एक ऐसी स्टेज पे चार्ज कैरी करते हैं। NH2 यानी कि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आएगा इधर अमीनो ग्रुप पे, एंड COO पे हमारे पास आएगा नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों एग्जिस्ट करते हैं, स्टेट को बोलते हैं ज्विटर आयन, और ये शो करता है आयनाइजेबल नेचर हमारे पास अमीनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। देन हमने नेक्स्ट पढ़ने हैं लिपिड्स। अब पहले पढ़े अमीनो एसिड, अब बारी आती है लिपिड्स की। लिपिड्स बेसिकली होते हैं वाटर इनसॉल्युबल, बट इनका साइज जो है वो 1000 डाल्टन से कम है, तो इनको माइक्रो मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी में ही रखा गया है। 3 टाइप के हो सकते हैं लिपिड्स हमारे पास, सिंपल, कंपाउंड एंड डिराइव्ड। सिंपल लिपिड्स की हम यहाँ बात करेंगे। सिंपल लिपिड्स में 2 चीजें आती हैं, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। अब पहले हम बात करते हैं फैटी एसिड की। फैटी एसिड का जो फॉर्मूला होता है दैट इज, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, RCOOH, यानी कि एक अल्काइल चेन और एंड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप, COOH एसिडिक ग्रुप एंड में आएगा। अब फैटी एसिड बच्चों 2 टाइप के हो सकते हैं। अगर तो इस R चेन जो हमारी अल्काइल चेन है उसमें कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सारे सिंगल बॉन्ड है, उसको हम बोलेंगे सैचुरेटेड फैटी एसिड। पर अगर कहीं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो उसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड की एग्जांपल क्या है, पाल्मेटिक एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इसका फॉर्मूला याद रखना है, CH3 CH2 14 एंड देन COOH। अब आप यहां देखो, ये है हमारी अल्काइल चेन और ये है इसका एसिडिक ग्रुप, COOH ग्रुप एंड में। अब ये 16 कार्बन वाला फैटी एसिड है, 16 काउंट कैसे करने हैं, एक कार्बन यहाँ है ये वाला, और C14 मेरे पास कार्बन यहाँ है, 14 15 एंड एक कार्बन ये वाला, टोटल कितने हुए 16 कार्बन। तो यहाँ पे जो कार्बन काउंटिंग है वो इस COOH वाले कार्बन को काउंट करके की जाती है, तो हमारे पास बनता है 16 कार्बन वाला फैटी एसिड। क्लियर बच्चों। उधर हमारे पास एग्जाम्पल है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में अराकिडोनिक एसिड। ठीक है, अब बात करें हम ग्लिसरॉल की। ग्लिसरॉल क्या है, एक एल्कोहल लाइक कॉम्प्लेक्स है हमारे पास, जिसका केमिकल नेम क्या है, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, यानी कि इसके अंदर 3 OH ग्रुप हमारे पास प्रेजेंट हैं। प्रोपेन के हर कार्बन के साथ एक OH ग्रुप अटैच है। यहाँ इसका आप फॉर्मूला देख सकते हैं, CH2OH CHOH CH2OH। ठीक है, क्लियर इतनी बात। अब हमारे जो न्यूरल टिश्यू हैं, जो हमारे ब्रेन के नर्व सेल के न्यूरल टिश्यू हैं, उनके अंदर जो फैटी एसिड है वो कौन से होते हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वाले, सिंपल नहीं होंगे, बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा उनका। तो ये चीजें हमने पढ़ ली। अब कुछ लिपिड्स ऐसे होते हैं जिनमें फैटी एसिड और ग्लिसरॉल दोनों आपस में कंबाइनिंगली प्रेजेंट है, एस्टर बॉन्ड बनता है उनके बीच में। क्या प्रोसेस होता है, एस्टेरिफिकेशन। कौन सा बॉन्ड बनता है, एस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन होती। ग्लिसरॉल एक ही रहेगा, फैटी एसिड एक हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। अगर एक फैटी एसिड एक ग्लिसरॉल के साथ जुड़ रहा है तो उसको हम बोलते हैं मोनोग्लिसराइड। 2 फैटी एसिड एक ग्लिसरॉल के साथ जुड़ते हैं तो डाइग्लिसराइड। 3 फैटी एसिड एक ग्लिसरॉल के साथ जुड़ेंगे तो ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, अब ये जो डाई ट्राई मोनोग्लिसराइड हैं, ये फैट्स या ऑयल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इनको फैट्स या ऑयल भी बोलते हैं बेस्ड ऑन कि इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा है। जो ऑयल्स होंगे उनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। फॉर एग्जांपल जिंजली ऑयल, जिंजल ऑयल जो है वो रूम टेम्परेचर पे हमारे पास क्या रहता है, ऑयल लिक्विड की फॉर्म में रहता है, इवन इन विंटर्स। तो विंटर्स के अंदर हमें पता है कि टेम्परेचर बहुत लो होता है, फिर भी ये लिक्विड स्टेट में पड़ा, तो मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है। एग्जाम्पल याद रखनी है आपको। अब कुछ लिपिड्स ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर फॉस्फेट ग्रुप या फिर फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होंगे, उनको हम क्या बोलते हैं, फॉस्फोलिपिड। जिस लिपिड के अंदर फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है उसको क्या बोलना है, फॉस्फोलिपिड।
फॉस्फोलिपिड। एग्जाम्पल है हमारे पास लेसिथिन, कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट है, एक फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट है जिसका नाम क्या है, लेसिथिन। क्लियर। अब यहां आप कुछ स्ट्रक्चर्स देखोगे जिसमें हमें क्या क्या देखना है बच्चों। सबसे पहले आपको यहाँ अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं जिसमें हमने ये की थी कि ग्लाइसिन में H होता है, R इज इक्वल टू H, एलेनिन में R इज इक्वल टू CH3, सेरीन में CH2OH होता है। ये चीज हमने डिस्कस करी थी। देन हमारे पास हमने पढ़े थे लिपिड्स। लिपिड्स के अंदर सबसे पहले सैचुरेटेड फैटी एसिड में पाल्मिटिक एसिड हमने पढ़ा। एग्जाम्पल हमने की थी CH3, CH2, देन COOH। देन हमने ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर भी किया था, ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन, सब कुछ पढ़ लिया है हमने। अब हमने पढ़ना है लेसिथिन का स्ट्रक्चर। लेसिथिन में आपको बस ये देखना है कि इसमें फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। तो हेयर यू कैन सी बच्चों, यहाँ हमारे पास ये फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये क्या है, एक फॉस्फोलिपिड है। कहाँ प्रेजेंट, अब हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है हमें पता है कि वो लिपिड बायलेयर से बनी है, उसके अंदर लिपिड्स प्रेजेंट है। कौन सा लिपिड प्रेजेंट है उसके अंदर, फॉस्फोलिपिड भी होता है। कौन से वाला फॉस्फोलिपिड, लेसिथिन। देन हमारे पास है ये ट्राइग्लिसराइड, जिसमें हमने बात की थी कि 3 फैटी एसिड होंगे, एक ग्लिसरॉल होगा, और वो फैटी एसिड काउंट करें हम R1, R2, R3, तो मतलब 3 हमारे पास फैटी एसिड प्रेजेंट हैं विद 1 ग्लिसरॉल। ये एक ग्लिसरॉल के साथ 3 फैटी एसिड प्रेजेंट थे, तो ये होता है ट्राइग्लिसराइड। क्लियर है बच्चों। चलो नेक्स्ट हमारे पास आता है नाइट्रोजीनस बेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको समझना है आपको। नाइट्रोजीनस बेस की बात करें तो एक ऐसे कंपाउंड हमारे पास जो कार्बन कंटेनिंग है बट उनमें हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स प्रेजेंट हैं। कैसे, ये देखो, ये है हमारे पास नाइट्रोजन बेस। इसमें क्या है, हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट है कि कार्बन भी प्रेजेंट है और उसके अंदर नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है। तो ये क्या है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स। 6 कार्बन मतलब 6 मेंबर्ड हो सकती है, 5 मेंबर्ड हो सकती है, तो उसको हम बोलते हैं नाइट्रोजनस बेस, जिसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, कार्बन कंटेनिंग भी है, हेट्रोसाइक्लिक है। क्लियर। एग्जाम्पल्स क्या है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरासिल। ये हमारे 5 नाइट्रोजनस बेसिस हैं। यूरासिल जो है वो सिर्फ आरएनए में होता है। हमारे पास डीएनए की बात करें तो उसमें ये 4 नाइट्रोजनस बेसिस होंगे। देन आती है एक टर्म न्यूक्लियोसाइड। अगर इन्हीं नाइट्रोजनस बेसिस के साथ मैं एक शुगर ऐड कर दूं, पेंटोज शुगर ऐड कर दूं, तो वो बन जाएंगे न्यूक्लियोसाइड। नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर। तो एग्जाम्पल, अब इनको हम कैसे बोलेंगे, एडिनिन को हम बोलेंगे एडिनोसिन। जब इसके साथ शुगर लग जाए तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एडिनोसिन। उसी तरह ग्वानोसिन, साइटाइडीन, थाइमाइडीन एंड यूरिडीन। क्लियर। अब अगर मैं इस नाइट्रोजनस बेस और शुगर के साथ एक फॉस्फेट ग्रुप लगा दूं तो उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। 3 चीजें हैं न्यूक्लियोटाइड में, नाइट्रोजनस बेस, शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। तो तब नाम बदल के क्या हो जाएगा, एडिनाइलिक एसिड, ग्वानाइलिक एसिड, साइटिडाइलिक एसिड, थाइमिडाइलिक एसिड एंड यूरिडाइलिक एसिड। कंफ्यूज नहीं होना है। एडिनिन क्या है हमारे पास, नाइट्रोजनस बेस है सिर्फ। एडिनोसिन क्या है हमारे पास, वो है न्यूक्लियोसाइड जिसमें शुगर भी अटैच है नाइट्रोजनस बेस के साथ। और एडिनाइलिक एसिड क्या है, जब मेरे पास शुगर भी प्रेजेंट है, नाइट्रोजनस बेस भी प्रेजेंट है, फॉस्फेट ग्रुप लग गया है, तब हम उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड यानी एडिनाइलिक एसिड। क्लियर। अब आप यहां देखो, ये थे मेरे पास नाइट्रोजनस बेस, एडिनिन, सिर्फ एक रिंग लाइक हेट्रोसाइक्लिक रिंग है मेरे पास। अब अगर यही एडिनाइन, अब ये पूरा एडिनाइन सपोज यहाँ लग गया, किसके साथ, ये एक पेंटोज शुगर है, इसके साथ एडिनिन लग गया, तो ये क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोसाइड यानी एडिनोसिन बोलेंगे हम इसको। अब अगर एक फॉस्फेट ग्रुप भी यहाँ अटैच कर दूं, इसके यहाँ मैं फॉस्फेट भी लगा दूं, तो ये बन जाएगा एडिनाइलिक एसिड। देखो यहाँ इसके पास ये शुगर प्रेजेंट है, एडिनिन प्रेजेंट है यानी हमारा नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है, और ये एक फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। अब ये क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड, एडिनाइलिक एसिड। ठीक है, क्लियर है। अब हमारा जो डीएनए होता है या आरएनए होता है उसमें प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियोटाइड, यानी कि क्या प्रेजेंट होगा, नाइट्रोजनस बेस, शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप, तीनों इस तरह से अटैच्ड प्रेजेंट होंगे। क्लियर है बच्चों।
अब एक छोटा सा टॉपिक आता है मेटाबोलाइट्स। मेटाबोलाइट्स बेसिकली क्या होते हैं, जब हमारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस चल रही होती हैं तो उसमें कुछ इंटरमीडिएट्स बनते हैं, उन इंटरमीडिएट्स को हम बोलते हैं मेटाबोलाइट्स। तो बेसिकली दीज आर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग सेलुलर मेटाबॉलिज्म। जब हमारे सेल में मेटाबॉलिक रिएक्शंस चल रही हैं तो उसमें जो इंटरमीडिएट्स बनेंगे उनको क्या बोलेंगे, मेटाबोलाइट्स। अब ये मेटाबोलाइट्स दो कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स की मैं बात करूं तो ये एनिमल टिश्यू में बेसिकली मिलते हैं और इनका फंक्शन हमें पता होता है। इनमें कौन कौन इंक्लूडेड है, अमीनो एसिड, शुगर्स, कुछ बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एंड ये सेल का बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। दूसरी तरफ अगर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की मैं बात करूं तो ये हमारे पास कुछ फंगल, प्लांट सेल, माइक्रोबियल सेल्स में मिलते हैं, इनका फंक्शन भी नहीं पता है। और इनमें कौन कौन इंक्लूडेड हैं, एल्केलॉइड्स, फ्लेवेनॉइड्स, रबर, गम, एसेंशियल पिगमेंट्स हो सकती हैं, कुछ एसेंशियल ऑयल्स हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें। अब एक टेबल दिया है आपकी एनसीईआरटी का जिसमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की काफ़ी सारी एग्जाम्पल्स हैं। पिगमेंट्स में आते हैं कैरोटिनॉइड्स, एंथोसाइनिन्स, एल्केलॉइड्स में आते हैं मॉर्फिन, कोडीन, टर्पिनॉइड्स में आते हैं मोनोटर्पीन्स, डाइटर्पीन्स, एसेंशियल ऑयल में हमारे पास है लेमन ग्रास ऑयल, टॉक्सिन्स में एब्रिन, राइसिन, लेसिटिन्स में कॉन्केनावेलिन ए, ड्रग्स में विनब्लास्टिन, कुर्क्यूमिन, पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस में रबर गम्स एंड सेल्यूलोज। तो ये सारी एग्जांपल्स हैं, एनसीईआरटी में दी हैं, तो आपको इनको अच्छे से याद करना है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में आते हैं ये। देन हमारे पास, हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स। तो बेसिकली जो हमारे बायोमोलिक्यूल्स थे ना, उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया, बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। जिनका वेट कम था, मॉलिक्यूलर वेट, उनको माइक्रो की कैटेगरी में डाल दिया, जिनका ज्यादा था उनको मैक्रो वाली कैटेगरी में। अब क्या पैरामीटर रखा गया कि जिनका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से कम है वो किस में आएंगे, माइक्रोमोलिक्यूल्स में। ये कहाँ मिलते हैं, एसिड सॉल्युबल पूल में। जनरली मॉलिक्यूलर वेट कितना रहता है, 18 to 800 डाल्टन, यानी 1000 से कम ही रहता है। मैक्रोमोलिक्यूल्स में कौन आते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर वेट 1000 या उससे ज्यादा होगा। ये मिलते हैं हमें एसिड इनसॉल्युबल पूल में, यानी कि वो जो हमारा रिटेंटेड था उनमें मिलेंगे हमें ये वाले मैक्रोमोलिक्यूल्स। अब इनमें सारे ये पॉलीमेरिक हैं, मतलब अलग अलग मोनोमेरिक यूनिट्स को बना के ही बने हुए हैं ये मैक्रोमोलिक्यूल्स, एक्सेप्ट लिपिड्स। अब लिपिड्स को बच्चों बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स में हमने क्यों पढ़ा, क्योंकि बेसिकली इसका साइज तो कम है, माइक्रो है, बट ये मिलता एसिड इनसॉल्युबल पूल में है, इसीलिए हम इसको यहाँ भी कंसीडर करते हैं। इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं, पॉलीसेकेराइड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड एंड लिपिड्स। वन बाय वन इन सबको पढ़ेंगे। लिपिड्स हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। अब यही बात है कि लिपिड्स जो हैं हम इनको मैक्रोमोलिक्यूल में क्यों पढ़ रहे हैं, एसिड इनसॉल्युबल पूल में क्यों देख रहे हैं। इनका तो मॉलिक्यूलर वेट कम है तो इनको उस कैटेगरी में होना चाहिए। अब लिपिड्स जो हैं हमारे पास, हमने अभी डिस्कस किया कि सेल वॉल, मतलब हमारी जो मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसमें प्रेजेंट है ना। तो हमारी सेल मेम्ब्रेन में अरेंज्ड है लिपिड्स। अब जब हमने टिश्यू को लिया, टिश्यू में बहुत सारे सेल्स होंगे, सेल की सेल मेम्ब्रेन भी होगी और वहाँ लिपिड्स भी होंगे। जब हमने एक टिश्यू को ग्राइंड किया तो लिपिड्स ने क्या बना लिए, वेसिकल्स बना लिए, और वो वेसिकल्स हमें कहाँ नजर आए, वाटर इनसॉल्युबल पूल में। ये वेसिकल्स वाटर में सॉल्युबल नहीं थे और हमें वाटर इनसॉल्युबल पूल में नजर आए, तो हेंस दे आर फाउंड इन मैक्रोमोलिक्यूलर फ्रैक्शन। तो जहां बाकी मैक्रोमोलिक्यूल्स हमें मिले, लिपिड्स वहीं मिले, क्योंकि ये वाटर इनसॉल्युबल, एसिड इनसॉल्युबल थे। बट ये परफेक्टली स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर वेट कम है। ये उस फ्रैक्शन में मिले बट इनका मॉलिक्यूलर वेट कम है, तो इसीलिए हम इनको बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स में भी कंसीडर करते हैं। क्लियर है। चलो अब हमने बात करनी है, जो हमने बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स पढ़े कि सब मोनोमेर से मिलके बने हुए हैं, तो सबसे पहले इस कैटेगरी में हम पढ़ेंगे प्रोटीन्स को। प्रोटीन्स जो है उनके मोनोमर्स कौन है, अमीनो एसिड। बहुत सारे अमीनो एसिड जो है वो मिलके क्या बनाते हैं, प्रोटीन। तो बेसिकली ये एक पॉलीपेप्टाइड है, यानी कि लीनियर चेन ऑफ अमीनो एसिड लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। बहुत सारे अमीनो एसिड मिलके लिंक होके क्या बनाते हैं, एक प्रोटीन बनाते हैं। और उन अमीनो एसिड के बीच में, सपोज ये एक अमीनो एसिड है और ये दूसरा है, इनके बीच में ये जो बॉन्ड है, ये कौन सा बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड।
अब ये हेट्रोपॉलीमर्स हैं। हेट्रोपॉलीमर्स का मतलब क्या है कि मोनोमर जो है वो सेम नहीं रहता। अब अमीनो एसिड 1 रिपीट नहीं होता है। अमीनो एसिड मतलब मान लो ग्लाइसिन, वेलिन, ल्यूसिन, ये अलग अलग अमीनो एसिड कंबाइन होके प्रोटीन बनाते हैं। बहुत सारे ग्लाइसिन नहीं कंबाइन होते। तो मतलब अलग अलग जब मोनोमर्स कंबाइन होते हैं, ऐसे पॉलीमर को हम बोलते हैं हेट्रोपॉलीमर। जब सेम मोनोमर रिपीट होता जाए वो होता है होमोपॉलीमर। क्लियर है? ये टर्म हम आगे भी पढ़ेंगे। चलो अब हम स्ट्रक्चर की बात करें अगर प्रोटीन के, तो बेसिकली 4 तरह का स्ट्रक्चर होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटर्नरी। प्राइमरी में तो जैसे हमने अभी पीछे देखा कि लीनियर चेन में हमारे पास अमीनो एसिड अटैच होंगे पेप्टाइड बॉन्ड की हेल्प से, वही होगा। अमीनो एसिड जो है वो लाइन में, एक लाइन में अरेंज है लीनियर पैटर्न में, और जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे पहला अमीनो एसिड होगा, सपोज ये वाला, ये अमीनो एसिड जो है इसका N टर्मिनल, NCHR सब, चलो हम इसको इधर बनाते हैं। तो मेरे पास इस तरह से अमीनो एसिड अटैच होंगे। सपोज ये मेरे पास अमीनो एसिड है फर्स्ट, ऐसे ही बनाया था हमने। यहाँ N ग्रुप आ रहा है, NH2 अटैच होगा, और दूसरी तरफ जब ये बहुत सारे अमीनो एसिड ज्वाइन होते जाएंगे तो इस तरफ ये मेरा है अमीनो एसिड 1, दिस इज अमीनो एसिड 1। अब जब मेरे पास चेन पूरी लंबी, जहां चेन खत्म होगी वहां जो अमीनो एसिड होगा उसका COOH ग्रुप होगा एंड में। इसका एंड में कौन सा ग्रुप है? अमीनो ग्रुप, यानी N टर्मिनल। उसका कौन सा एंड होगा उस अमीनो एसिड का? कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, यानी C टर्मिनल। क्लियर है? तो मेरे पास लेफ्ट एंड पे जो है फर्स्ट अमीनो एसिड, उसका क्या होगा? N टर्मिनल अमीनो एसिड होगा, जो N टर्मिनल पे एंड हो रहा है। राइट हैंड पे क्या होगा? लास्ट अमीनो एसिड, जो उधर राइट हैंड पे लास्ट अमीनो एसिड होगा उसका कौन सा टर्मिनल होगा? C टर्मिनल। क्लियर है इतना? यहाँ पे N रिप्रेजेंट करता है अमीनो ग्रुप को, C रिप्रेजेंट करता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप को। ठीक है, सिंपल सी बात थी। अब ये पहले एक डायग्राम है हमारी NCERT का। अब यहाँ पे आपको नोट्स के साथ साथ NCERT भी हम कंबाइन करके पढ़ के चल रहे हैं, तो कुछ भी मिस नहीं होगा। अब यहाँ पे आप देखो बच्चों, हमें पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर दिखाया गया है। प्राइमरी में आप देखो बस एक लीनियर पैटर्न में हमारे पास जो अमीनो एसिड्स हैं वो अरेंज है। बॉन्ड कौन से हैं उनके बीच में? पेप्टाइड बॉन्ड है या पेप्टाइड लिंकेज बोल देते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो या तो इस तरह से हेलिकल स्ट्रक्चर बन सकता है लाइक दिस, या फिर इस तरह से पैरेलल बीटा शीट्स में अरेंज हो सकता है। इसको बोलते हैं बीटा प्लीटेड शीट्स। सेकेंडरी में हमें ये 2 टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। टर्शरी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर होगा, ये इसके अंदर बहुत सारी इस तरह से कॉइलिंग हो जाएगी। क्वाटर्नरी की बात करें तो अलग अलग पॉलीपेप्टाइड से बना हुआ है, अलग अलग अमीनो एसिड चेन्स से बना हुआ है, जिसमें एक चेन खुद के ऊपर तो इस तरह से कॉइल्ड है ही, बट वो दूसरी चेन के ऊपर भी कॉइलिंग करके रखती है। पढ़ते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करें तो जो लीनियर स्ट्रक्चर था हमारा, वो क्या बना लेता है? हेलिक्स बना लेता है। राइट हैंडेड हेलिक्स ही हमें देखने को मिलता है। अल्फा हेलिक्स बनाएगा, या तो अल्फा हेलिक्स की फॉर्म में होगा, या जो हमने पैरेलल शीट्स देखी उनकी फॉर्म में, जिसको बोलते हैं बीटा प्लीटेड शीट्स। टर्शरी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें जो प्रोटीन चेन है वो क्या होगी? खुद के ऊपर ही कॉइल हो जाती है, फोल्ड हो जाती है। ये एक 3D व्यू देता है और बायोलॉजिकल एग्जामिनेशंस में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। अब इंपॉर्टेंट है हमारे पास क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। क्वाटर्नरी में क्या होता है? इट इज मेड अप ऑफ मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड। अलग अलग अमीनो एसिड की चेन से बना है, यानी कि अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन से बना है। एक पॉलीपेप्टाइड खुद के ऊपर तो फोल्डेड है ही, इट्स फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ एंड इट गेट्स फोल्डेड अपॉन द अदर पॉलीपेप्टाइड। जैसे मैंने बताया कि खुद के ऊपर तो फोल्डेड है ही, बट वो दूसरे के ऊपर भी कॉलिंग कर लेता है, फोल्ड हो जाता है। अब इसकी एग्जाम्पल क्या है? अगर हम एडल्ट में हीमोग्लोबिन की एग्जाम्पल लें तो उसमें हमारे पास 4 सब यूनिट्स हैं। 2 अल्फा चेन्स होती हैं, 2 अल्फा सब यूनिट्स और 2 बीटा सब यूनिट्स। अब यहाँ देखो, अल्फा चेन, बीटा चेन, तो 2 अल्फा हैं, 2 बीटा हैं, जो इस तरह से आपस में कॉइल्ड फॉर्म में प्रॉपर खुद के ऊपर तो ये कॉइल्ड है, ये देखो खुद के ऊपर कॉइल्ड है, बट ये दूसरे के ऊपर भी कॉइल हो रही है। तो आपस में इस तरह क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है हीमोग्लोबिन के अंदर। और बीच बीच में यहाँ जो है हीम ग्रुप भी आपको देखने को मिल रहा है पिंक कलर में। क्लियर है? चलो अब अगर हम फंक्शंस की बात करें कि प्रोटीन का काम क्या है,
तो सबसे पहला काम तो ये है कि न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करता है। हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उनमें भी प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं जो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस। इन्फेक्शंस के अगेंस्ट फाइट करने में हेल्प करते हैं एंटीबॉडीज की फॉर्म में। जो हमारे एंटीबॉडीज होते हैं वो भी प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स ही होते हैं, तो वो क्या करते हैं, इन्फेक्शन से फाइट करते हैं। और कुछ प्रोटीन्स हार्मोन्स और एंजाइम्स की तरह भी एक्ट करते हैं। डिटेल में हम आगे कुछ प्रोटीन्स के फंक्शंस को पढ़ेंगे। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज, अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि एनिमल वर्ल्ड में सबसे मोस्ट अबंडेंट, जो हाईली अबंडेंट प्रोटीन है वो कौन सा है, देन योर आंसर विल बी कोलेजन। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पूरे बायोस्फीयर में कौन सा प्रोटीन मोस्ट अबंडेंट है, तो इट इज रूबिस्को। तो मतलब सिर्फ अगर एनिमल्स के बारे में पूछा जाए तो कोलेजन, अगर पूरे बायोस्फीयर के प्लांट्स एनिमल्स कंबाइनिंगली पूछा जाए तो आपका आंसर होगा रूबिस्को। क्लियर? चलो अब ये टेबल अगेन फ्रॉम योर एनसीईआरटी, जिसमें आपको कुछ प्रोटीन्स दिए गए हैं और उनके फंक्शन दिए गए हैं। सबसे पहले है कोलेजन प्रोटीन। ये क्या करता है, जो हमारा टिश्यूज होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली जो कोलेजन है वो हमारे कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होता है। लूज कनेक्टिव टिश्यू में कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। ट्रिप्सिन की बात करें तो ये एक एंजाइम है, प्रोटीन डाइजेशन में ही काम करता है। इंसुलिन की बात करें तो ये एक हार्मोन है जो हमारे पेंक्रियास बनाते हैं। एंटीबॉडीज, अभी मैंने आपको बताया जो इन्फेक्शन से फाइट करती हैं एंटीबॉडीज, वो भी क्या है, प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स ही हैं। देन रिसेप्टर, सेंसरी रिसेप्शन। अब हमारे जो हम स्मेल ले पा रहे हैं, टेस्ट कर पा रहे हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर, अब हमारे नेजल एपिथेलियम के अंदर कुछ स्मेल रिसेप्टर्स हैं। वो रिसेप्टर किससे बने हुए हैं, प्रोटीन से बने होंगे। तो जब कोई स्मेल हमारे अंदर वो एयर आती है तो हम उस स्मेल को डिटेक्ट कर पाते हैं, हमारे ब्रेन के पास सिग्नल जाता है। तो वो रिसेप्टर जो हैं वो क्या है, प्रोटीन से बने हैं। देन है GLUT4। अब ये क्या करता है, ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करता है सेल्स के अंदर। क्लियर? इसका नाम कैसे पड़ा है, GLU फॉर ग्लूकोज एंड T फॉर ट्रांसपोर्ट, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट। चलो नेक्स्ट आते हैं पॉलीसेकेराइड। अब पॉलीसेकेराइड नाम से पता चल रहा है कि बहुत सारे मोनोसेकेराइड, जो सिंपल शुगर्स हैं मोनोसेकेराइड्स, वो बहुत सारे मोनोसेकेराइड्स ने मिलके क्या बनाया है, पॉलीसेकेराइड। तो बेसिकली पॉलीसेकेराइड्स की मोनोमेरिक फॉर्म क्या हुई, मोनोसेकेराइड्स। तो ये क्या है, लंबी चेन है शुगर की, और मोनोमर्स कौन से हैं इनके, मोनोसेकेराइड। अब हम बात करेंगे, सारे हमारे पास हैं पॉलीसेकेराइड, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, स्टार्च, इन्यूलिन। अब ये क्या है, कुछ मोनोसेकेराइड से मिलके बने हुए पॉलीसेकेराइड हैं। अब सेल्यूलोज की बात करें, ये भी ग्लूकोज से मिलके बना है। ग्लाइकोजन की बात करें, ये भी ग्लूकोज से मिलके बना है। स्टार्च की बात करें, वो भी ग्लूकोज। अब इसमें ग्लूकोज जो है वो आपस में डिफरेंट वेज से अटैच होगी, लिंक्ड होगी, तो भी ये स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। इन्यूलिन की बात करें तो ये फ्रक्टोज मोनोमर्स, कौन सा मोनोसेकेराइड प्रेजेंट है, फ्रक्टोज, जो मिलके क्या बनाता है, इन्यूलिन। अब यहाँ पे हम ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं। ग्लाइकोजन में बेसिकली आपको ब्रांचिंग देखने को मिलती है, लंबी चेन है ग्लूकोज की और उसमें बीच बीच में ब्रांचिंग भी प्रेजेंट है। ये हमारे पास ग्लूकोज अटैच है, हेक्सॉस रिंग आप देख सकते हो ग्लूकोज की। अब यहाँ पे जो इसका ये 6th कार्बन है ग्लूकोज का, उसके साथ एक और ब्रांच अटैच है, तो ये होता है ग्लाइकोजन के केस में। आगे हम टर्म्स की बात करें, होमोपॉलीमर, हेटेरोपॉलीमर, जो मैंने आपको पीछे भी बताया था। होमोपॉलीमर में क्या होता है, ऑल मोनोमेरिक यूनिट्स आर सेम यूनिट्स को मिला के एक पॉलीमर बना है, वो होता है होमोपॉलीमर। इसमें एग्जांपल सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, इन्यूलिन, स्टार्च, जो हमने पीछे डिस्कस की हैं। उसके अलावा आपकी बुक में काइटिन का एक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। काइटिन जो इंसेक्ट्स के एक्सोस्केलेटन में भी पाया जाता है, वो काइटिन एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है, बट इट इज अ होमोपॉलीमर। क्या होता है इसमें, मोनोमेरिक यूनिट क्या है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। जो ग्लूकोज है उसके साथ एक ग्रुप ज्वाइंट है, ग्रुप प्रेजेंट है, दैट इज एन एसिटाइल ग्रुप। नाइट्रोजन और साथ में ये एसिटाइल ग्रुप अटैच होगा। अब ये रिपीटिंग यूनिट सेम है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन ही रिपीट हो रहा है बार बार। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है बट रिपीटिंग यूनिट सेम है, तो वो क्या हुआ, होमोपॉलीमर। अब यहाँ आप देखिए, ये मेरे पास फर्स्ट यूनिट, ये सेकेंड यूनिट एंड ये थर्ड यूनिट,
तीनों में ही मेरे पास एन एसिटाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो मतलब रिपीटिंग यूनिट इज सेम, इट इज होमोपॉलीमर। वहीं अगर हम हेटेरोपॉलीमर्स की बात करें, डिफरेंट मोनोमरिक यूनिट होंगे। एग्जांपल्स हेपेरिन, हाइल्यूरोनिक एसिड एंड पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन की हम एग्जांपल से समझते हैं, इसकी 2 रिपीटिंग यूनिट्स हैं, एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड जिसको NaM से भी डिनोट कर दिया जाता है, एंड देन एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन यानी NaG। यहाँ स्ट्रक्चर में देखिए ये NaM एंड ये हमारा NaG। जो NaM है उसके पास है एक लंबी पेंटापेप्टाइड चेन, पेप्टाइड जो है, पॉलीपेप्टाइड्स जो है वो चेन में प्रेजेंट है हमारे पास अमीनो एसिड। कैसे? एलेनिन, ग्लूटामिन, लाइसिन, एलेनिन, एलेनिन, ये सारे क्या है? अमीनो एसिड हैं जो पॉलीपेप्टाइड, 5 अमीनो एसिड ने मिलके एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाई है जो इसके साथ अटैच है। मतलब इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, आपको इतना ज्यादा डिटेल में नहीं समझना है, बस ये समझो कि स्ट्रक्चर जो है वो दोनों का डिफरेंट है। तो ये एक रिपीटिंग यूनिट, ये दूसरी रिपीटिंग यूनिट, इसके साथ कोई ब्रांच अटैच नहीं है, तो मतलब दे आर डिफरेंट रिपीटिंग यूनिट्स। जो मोनोमर्स हैं वो आपस में डिफरेंट हैं और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? हेटेरोपॉलीमर। क्लियर? चलो अब आते हैं हमारे पास न्यूक्लिक एसिड। जो हमने पढ़ा था पहले, न्यूक्लियोटाइड्स पढ़े थे, नाइट्रोजनस बेसिस, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड को याद रखना है, ये न्यूक्लिक एसिड क्या है? बार बार न्यूक्लियोटाइड रिपीट होते जाएंगे और वो क्या बनाएंगे? न्यूक्लिक एसिड। तो मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड एज बिल्डिंग ब्लॉक। कौन बना रहा है इनको? न्यूक्लियोटाइड्स मिलके न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड हमें पता है कि उसमें 3 चीजें थी, नाइट्रोजनस बेस एंड मोनोसेकेराइड शुगर और उसके बाद फॉस्फेट ग्रुप। नाइट्रोजनस बेस कौन से थे हमारे पास? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरासिल। जो एडेनिन ग्वानिन है वो है हमारे प्यूरिन्स, जो साइटोसिन, थायमिन एंड यूरासिल है उनको बोलेंगे पिरामिडीन्स। क्लियर? और अगर हम शुगर की बात करें तो राइबोस शुगर हो सकती है या फिर डीऑक्सी राइबोस, दोनों ही पेंटोस शुगर हैं। राइबोस शुगर हमें आरएनए में देखने को मिलती है, यानी ऐसा न्यूक्लियोटाइड जिसमें राइबोस शुगर है वो होता है आरएनए में, और ऐसा न्यूक्लियोटाइड जिसमें डीऑक्सी राइबोस शुगर है वो आपको कहाँ मिलेगा? डीएनए में। देन फॉस्फेट ग्रुप, वी ऑल नो इट इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियोटाइड्स। अब अगर हम हमारे डीएनए के स्ट्रक्चर की बात करें तो कैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स बने होते हैं, तो यहां बच्चों डायग्राम में देखो, ये हमारे पास है हमारा शुगर, जो हमने बोला कि पेंटोस शुगर है, उसके साथ यहां अटैच है मेरा नाइट्रोजनस बेस एंड दिस इज द फॉस्फेट ग्रुप। तो तीनों चीजें प्रेजेंट है, ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया। दूसरी तरफ ये दूसरे न्यूक्लियोटाइड से अटैच है, अगेन पेंटोस शुगर, फॉस्फेट ग्रुप एंड नाइट्रोजनस बेस, और ये आपस में अगेन लिंक है। अगला न्यूक्लियोटाइड, इधर से भी न्यूक्लियोटाइड और ये आपस में, इस तरह से ये न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो न्यूक्लिक एसिड, अब डीएनए इज अ न्यूक्लिक एसिड, वो क्या है? किससे बना है? न्यूक्लियोटाइड आपस में ज्वाइंट है। क्लियर है बच्चों? ये किसकी बात की हमने? डीएनए की। अब एक और स्ट्रक्चर है दैट इज ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी के स्ट्रक्चर की अगर बात करें, इसमें भी एक शुगर प्रेजेंट है, एडेनिन प्रेजेंट है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। अब यहाँ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट नाम से डिकोड करो, एडेनिन को हमने लिखा हुआ है एडिनोसिन, यानी कि इसके साथ एक शुगर भी अटैच है, ये क्या है? न्यूक्लियोसाइड। अगर ये न्यूक्लियोटाइड होता तो इसको बोलते एडिनाइलिक एसिड, अगर ये न्यूक्लियोसाइड है तो इसको लिखेंगे एडिनोसिन, अगर ये सिर्फ नाइट्रोजनस बेस होता तो उसको बोलते एडेनिन। तो एडिनोसिन अगर लिखा है तो मतलब हमारे पास एडेनिन नाइट्रोजनस बेस के साथ क्या प्रेजेंट है? शुगर प्रेजेंट है। ट्राइफॉस्फेट यानी कि इसके पास 3 फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। तो Isn't it a kind of nucleotide जिसमें फॉस्फेट भी है, शुगर भी है और नाइट्रोजनस बेस भी है, तो ये भी एक तरह का न्यूक्लियोटाइड ही है, बस इसमें ट्राइफॉस्फेट प्रेजेंट है विद 3 फॉस्फेट ग्रुप। क्लियर? चलो अब लास्ट पोर्शन ऑफ द हमारा चैप्टर इज अबाउट टू कंप्लीट। लास्ट पोर्शन में हमें पता है आते हैं हमारे एंजाइम्स। एंजाइम्स भी प्रोटीन्स से ही बने हैं, प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स हैं जो हमारी फिजियोकेमिकल, बायोकेमिकल, जितनी भी हमारी बॉडी में रिएक्शंस हैं उनको कैटेलाइज करते हैं एंजाइम्स, यानी उनका रेट ऑफ रिएक्शन, उनकी स्पीड जो है वो बढ़ाते हैं एंजाइम्स। तो प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स हैं कैपेबल ऑफ कैटेलाइजिंग बायोकेमिकल रिएक्शन, यानी हमारी बॉडी में होने वाली रिएक्शंस को कौन कैटेलाइज करता है? एंजाइम्स। और ये खुद, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, रिएक्शन होने के बाद ये खुद वैसे के वैसे ही बाहर आ जाते हैं,
बस ये रिएक्शन को स्पीड अप कैटेलाइज कर देते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, बायो कैटलिस्ट। अब जो न्यूक्लिक एसिड एंजाइम की तरह बिहेव करेंगे उनको बोलते हैं राइबोजाइम। जहां पे न्यूक्लिक एसिड एंजाइम की तरह एक्ट करे वो क्या कहलाता है, राइबोजाइम। अब मोड ऑफ एक्शन क्या है, तो यहां पहले हम समझते हैं कि एंजाइम काम कैसे करती है। तो हमने बोला कि एंजाइम का प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है, कौन सा स्ट्रक्चर होता है, टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो सपोज ये मेरे पास है एक एंजाइम, अब इस एंजाइम के पास ये है इसकी एक्टिव साइट जहां पे सबस्ट्रेट आके लगेगा, ये क्या है, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। अब ये कोई सबस्ट्रेट आया, ये इसके अंदर फिट हो सकता है, दिस इज माय सबस्ट्रेट जो इस एंजाइम के अंदर फिट हो जाएगा। अब फिट होने के बाद ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा जिसमें हमें कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। अब ये फिट हो गया तो ये क्या बना, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब इस सबस्ट्रेट के अंदर जो चेंजेस आने थे, एंजाइम ने जो रिएक्शन करवानी थी वो हो जाएगी और आगे हमें मिलेगा एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। ये एंजाइम हमारी वैसी की वैसी और इस पे बनेगा प्रोडक्ट इस तरह से। अब ये प्रोडक्ट बन गया, ये क्या है, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। अब रिएक्शन होने के बाद एंजाइम वैसी की वैसी बाहर आ जाएगी। हमने बात की कि एंजाइम पे तो कोई असर नहीं होना, उसके साथ निकल आएगा हमारा प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट बना था तो ये क्या बना, प्रोडक्ट, और एंजाइम हमारी एज इट इज बाहर। तो इस तरह से एंजाइम्स जो है वो काम करती हैं, खुद पे कोई असर नहीं होगा, प्रोडक्ट जो सबस्ट्रेट है जिसके ऊपर रिएक्शन होनी है वो आके इसमें फिट हो जाएगा, फिर कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस आएंगे, कुछ क्या बन जाएगा हमारे पास, जब ये प्रॉपरली फिट हो जाएगा एंजाइम इसको अपने अंदर फिट करा लेगी और क्या बनाएगी, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। फिर जो भी रिएक्शन है वो होगी और प्रोडक्ट बन जाएगा। अभी वो प्रोडक्ट एंजाइम के अंदर ही है, वो क्या कहलाएगा, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। अब एंजाइम खुद सेपरेट आउट हो जाएगी, प्रोडक्ट निकल जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट और एंजाइम। क्लियर है। तो इस तरह से एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट आके जुड़ता है, क्या बनता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। फिर उसमें रिएक्शन चलेगी और अभी क्या बनेगा, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। प्रोडक्ट सेपरेट हो जाएगा, एंजाइम सेपरेट हो जाएगा, हमारे पास एंजाइम आ गई और हमारा प्रोडक्ट जो है वो सेपरेट हो गया। क्लियर, एंजाइम हमें एज इट इज मिल जाएगी एट द एंड ऑफ रिएक्शन। चलो ये हमने समझ लिया। अब केमिस्ट्री में भी हम कुछ कैटलिस्ट पढ़ते हैं और हमने बायो में भी पढ़ा कि एंजाइम है वो कैटलिस्ट का काम करते हैं, उनको बायो कैटलिस्ट भी बोलते हैं। तो दोनों में फंक्शन क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस ये है कि कैटलिस्ट जो है वो हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर जैसी कंडीशंस को भी झेल लेते हैं, सह सकते हैं, बट एंजाइम्स जो है वो बड़ी सेंसिटिव होती हैं, वो हाई टेम्परेचर पे काम नहीं करती, हाई प्रेशर पे काम नहीं करेंगी, पीएच चेंजेस को नहीं झेल पाएंगी, तो दे आर सेंसिटिव। एंजाइम्स कैन नॉट वर्क एट हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, वो डैमेज हो जाती हैं। प्रोटीन से बना है स्ट्रक्चर, टेम्परेचर हाई कर दिया तो उनके बॉन्ड्स जो है वो ब्रेक हो जाएंगे, तो स्ट्रक्चर जो है उसमें डिफॉर्मिटी आ जाएगी, एंजाइम अपना काम ही नहीं कर पाएगी। क्लियर। अब एंजाइम काम कैसे करती है, देखो कोई भी रिएक्शन होती है ना बायोलॉजी में, हमारी बॉडी के अंदर, उसको कुछ एनर्जी चाहिए तभी वो रिएक्शन होगी। अब सपोज विदाउट एंजाइम, तो बिना एंजाइम के सबस्ट्रेट को इतनी एनर्जी चाहिए प्रोडक्ट में बदलने में, दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी। और अगर मैं इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ये जो एनर्जी हमने शो की है ना, ये है एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम। अगर मैं एंजाइम प्रोवाइड कर दूं तो ये एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो कम चाहिए होगी, एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, इतनी रह जाएगी बस, सिर्फ इतनी। तो विद एंजाइम जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी कम चाहिए सबस्ट्रेट को और वो जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मतलब जितने टाइम में मेरे पास ये एक रिएक्शन होनी थी वो टाइम जो है वो कम हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा, जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा सबस्ट्रेट। तो ऐसे काम करती है हमारी एंजाइम, एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो लोअर डाउन हो जाती है फॉर अ रिएक्शन।
अब कौन से फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं, एंजाइम स्लो काम करेगी, अच्छे से नहीं करेगी, किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। सबसे पहली चीज़ है टेम्परेचर। अब हमारी बॉडी का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, एंजाइम जो है वो बॉडी के अंदर है, अगर वो टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर एंजाइम को मिलेगा तभी वो काम कर पाएगी। अगर टेम्परेचर हाई हो गया तो प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा, वो काम नहीं कर पाएगी। तो एक प्रॉपर ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ही एंजाइम काम करती है। पीएच की बात करें तो पीएच भी उसका अबाउट न्यूट्रल ही होना चाहिए, 7 to 7.5 पीएच पे ही एंजाइम अच्छे से काम करती है, नहीं तो वो अच्छे से इफेक्टिवली काम नहीं कर पाएगी। अब कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट की बात करें, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, अब देखो एंजाइम के पास जगह होती है सबस्ट्रेट को फिक्ट कराने की, हम सबस्ट्रेट ऐड करते जाएंगे जब तक तो एंजाइम के साथ पास वो फ्री साइट्स हैं, एक्टिव साइट्स हैं, उन पे जितना सबस्ट्रेट लग पाएगा उतना रिएक्शन इंक्रीज हो सकती है। बट जब एंजाइम के पास एक्टिव साइट्स ही खत्म हो गए, हम सबस्ट्रेट चाहे जितना मर्जी ऐड करी जाए, एंजाइम के पास जगह ही नहीं है उसको अटैच कराने की, फिर रेट ऑफ रिएक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो अगर हम सबसे पहले हमने बात की टेम्परेचर की, तो इस तरह से ग्राफ बनेगा, जब तक ऑप्टिमम टेम्परेचर है, सपोज दिस इज ऑप्टिमम टेम्परेचर, यहाँ पे ये रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, हाईएस्ट। ऑप्टिमम टेम्परेचर के आगे और पीछे रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, लो। सिमिलर ग्राफ हमें मिलता है पीएच के केस में, यहाँ पे अगर ऑप्टिमम पीएच है तो यहीं पे रेट ऑफ रिएक्शन हाई रहेगा, उससे कम या ज़्यादा में जो रेट ऑफ रिएक्शन है एंजाइम एक्टिविटी वो डिक्रीज ही होगी। अगर हम बात करें सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की, तो जब हमने पहले सबस्ट्रेट ऐड किया तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता गया, क्योंकि एंजाइम के पास एक्टिव साइट्स थी, उस पर सबस्ट्रेट लग गया। बट आफ्टर अ वाइल जब हमने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज की तो एंजाइम के पास एक्टिव साइट्स ही नहीं है, तो वो ग्राफ फ्लैट हो जाएगा, और ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं हो सकता। एंजाइम इतना ही एक्ट कर सकती थी, उसके पास इतनी ही एक्टिव साइट्स थी। क्लियर। अब ये ग्राफ आपको दिए गए हैं पीएच के लिए, ऑप्टिमम पीएच तक ही रेट ऑफ रिएक्शन हाई रहेगा, सिमिलरली ऑप्टिमम पीएच पे रेट ऑफ रिएक्शन हाई रहेगा। और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की बात करें तो एक पॉइंट तक ही हमारी रेट ऑफ रिएक्शन जो है, स्पीड ऑफ रिएक्शन वो इंक्रीज होगी। बाद में जब सबस्ट्रेट जितना मर्जी ऐड करी जाओ, जब एंजाइम के पास जगह ही नहीं है उसको अटैच कराने के लिए, फिर हमारा रिएक्शन रेट में कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर। चलिए अब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। सबसे पहले है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। अब कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का मतलब क्या है, एक ऐसा सब्सटेंस जिसकी शक्ल सूरत सबस्ट्रेट से मिलती है, वो आके, अब यहाँ सपोज मेरे पास ये है एंजाइम, ठीक है, अब यहाँ पे ये सबस्ट्रेट ऐड हो सकता है और ये एक और सबस्ट्रेट है और सब्सटेंस है जिसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो स्ट्रक्चर है वो किसके जैसा है, हमारे सबस्ट्रेट के जैसा। तो सबस्ट्रेट की बजाय ये आके यहाँ फिट हो जाएगा, यानी सबस्ट्रेट को कंपटीशन दे रहा है, सबस्ट्रेट को नहीं लगने दे रहा, इनहिबिट कर रहा है। कैसे, विद कंपटीशन। तो इसी को बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। इनहिबिटर क्लोजली रिजेंबल द सबस्ट्रेट इन इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इनहिबिटर का जो स्ट्रक्चर है वो किसके जैसा होगा, सबस्ट्रेट जैसा। इसी सिमिलैरिटी की वजह से दिस हेल्प द इनहिबिटर टू compete विद सबस्ट्रेट, वो सबस्ट्रेट के साथ compete कर सकता है एंड वो क्या करेगा, बाइंडिंग साइट ऑफ एंजाइम पे अटैच कर जाता है। अब इसकी एग्जांपल क्या है, इसी वजह से सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर पाएगा, इनहिबिटर आके लग गया। एग्जांपल क्या है, सक्सिनिक डीहाइड्रोजनेज जो एंजाइम है उसको इनहिबिट करता है मेलोनेट। मेलोनेट जो है वो सक्सीनेट के जैसा दिखता है। अब ये जो सक्सिनिक डीहाइड्रोजनेज एंजाइम थी उस पे आके लगना था सक्सीनेट ने, सपोज ये है हमारा सक्सीनेट, बट ये मेलोनेट जो है वो इस सक्सीनेट के जैसा दिख रहा है। तो इस सक्सिनिक डीहाइड्रोजनेज एंजाइम पे आके कौन लग गया, मेलोनेट। सक्सिनेट जो है वो लग ही नहीं पाया, तो यानी वो इनहिबिट हो गया, हमारे पास एंजाइम एक्टिविटी जो थी वो क्या हो गई, इनहिबिट हो गई। क्लियर। देन एक टॉपिक आता है फीडबैक इनहिबिशन। फीडबैक इनहिबिशन का मतलब क्या है कि जो एंजाइम ने रिएक्शन कराई है, उसने प्रोसेस कराया है, उसी के फीडबैक से एंजाइम एक्टिविटी इनहिबिट हो रही है। कैसे,
देखो, एक्सेसिव फाइनल प्रोडक्ट जब बनता है, जब हमारे पास प्रोडक्ट बहुत एक्सेस में बन गया तो वो जाके एंजाइम की किसी और साइट पे लग जाएगा, एक्टिव साइट पे नहीं लगेगा, किसी और साइट पे लगेगा, पर उसके अटैच होने की वजह से एंजाइम के स्ट्रक्चर में कुछ चेंज आ जाएगा और जो उसकी एक्टिव साइट थी जहां पे सबस्ट्रेट ने लगना था वो चेंज हो जाएगी। तो मतलब अब सबस्ट्रेट नहीं अटैच हो सकता, रिएक्शन और नहीं चल पाएगी, तो प्रोडक्ट जो है वो बनना बंद हो जाएगा। तो जब एक्सेस में कोई प्रोसेस हो रहा होता है तो इस तरह से फीडबैक मिलता है एंजाइम को कि प्रोसेस बंद होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे ये थे मेरे पास एक एंजाइम इस तरह से, अब इस पे ये सबस्ट्रेट ऐसे बाइंड करता, रिएक्शन चलती और ये प्रोडक्ट बनता। अब ये प्रोडक्ट जो है वो एक्सेस में अगर बना तो वो इनहिबिटर की तरह काम करेगा, वो यहाँ पे इस साइड पे अटैच हो गया, तो इस पे अटैच होने की वजह से अब ये जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर एंजाइम का इस तरह का था, इफ यू कैन सी डिफरेंस, अब वो ऐसा हो गया है, यहाँ पे ये सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर सकता। तो मतलब इसने एक्टिव साइट की जो शेप थी, जो कॉन्फ़िगरेशन थी, वो चेंज करा दी। जब मेरे पास एंजाइम के ऊपर इनहिबिटर आके लगा, प्रोडक्ट इनहिबिटर की तरह एक्ट किया, जब वो एंजाइम पे आके लगा तो उसकी एक्टिव साइट की कन्फर्मेशन चेंज हो गई, अब सबस्ट्रेट उस पर बाइंड नहीं कर सकता। आई होप दैट्स क्लियर। इसको बोलते हैं फीडबैक इनहिबिशन। अब लास्ट एक छोटा सा टॉपिक है, अब हमारी जो एंजाइम है उसमें दो हिस्से हो सकते हैं, एक उसका प्रोटीन पार्ट और एक नॉन प्रोटीन पार्ट। जो प्रोटीन पार्ट है उसको हम बोलते हैं एपो एंजाइम, प्रोटीन पार्ट को क्या बोलेंगे, एपो एंजाइम। जो नॉन प्रोटीन पार्ट है उसको बोलेंगे कोफैक्टर। कुछ ऐसा पार्ट जो एपो एंजाइम के साथ अटैच होके जो हमारी एंजाइम है उसकी एक्टिविटी इंक्रीज करा रहा है। तो ये कोफैक्टर तीन तरह के हो सकते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम एंड मेटालाइन। अब तीनों के बारे में स्टडी करें। जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो क्या करता है, टाइटली बाइंड, अच्छे से बाइंड करता है एपो एंजाइम के साथ और उसकी एक्टिविटी इंक्रीज कराता है। एग्जाम्पल में हम याद रख सकते हैं एंजाइम पेरोक्सीडेज एंड कैटालाइज, जिनमें हीम ग्रुप जो है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप की तरह एक्ट करता है और इट इज अ पार्ट ऑफ एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम ए। तो एंजाइम जो है उसके एक्टिव साइट के पास ये हीम ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो जब सबस्ट्रेट बाइंड करता है तो इसकी एक्टिविटी और इंक्रीज होती है। देन हमारे पास सेकंड कैटेगरी में थे कोएंजाइम। कोएंजाइम जो है ये भी कैसे होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं। अब इनके साथ इनकी जो एसोसिएशन है एपो एंजाइम के साथ वो इतनी टाइट नहीं होती, इंटरमीडिएट सी बाउंडिंग होती है, तो बाइंडिंग जो है वो ज़्यादा टाइट नहीं होगी। एग्जाम्पल क्या है, कोएंजाइम निकोटिनामाइड एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड यानी कि NAD एंड NADP, उनके पास क्या प्रेजेंट होता है, विटामिन नायासिन, नायासिन प्रेजेंट रहेगा इन कोएंजाइम्स के पास। मेटालाइंस की बात करें तो ये होते हैं इनऑर्गेनिक। ये दोनों प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम क्या थे, ऑर्गेनिक, मेटालाइंस क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक। दे फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अब ये हमारे एपो एंजाइम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग बना के रखते हैं फ्रॉम साइड चेन एट द एक्टिव साइट एंड एट सेम टाइम फॉर्म वन और मोर कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स विद द सबस्ट्रेट। तो ये एपो एंजाइम के साथ भी कोऑर्डिनेट बना के रखते हैं एक एंड पे और ये सबस्ट्रेट के साथ भी कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग करते हैं। एग्जाम्पल है इसकी जिंक, जो एक कोफैक्टर की तरह एक्ट करती है फॉर एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। ये जो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंजाइम है इसकी प्रोटियोलिटिक एक्टिविटी है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में ये काम करती है और इसके साथ एक मेटालाइन अटैच रहता है, दैट इज जिंक, फॉर इंक्रीजिंग इट्स एक्टिविटी। तो जिंक इसके इसमें मेटालाइन जो है वो कोफैक्टर की तरह काम करता है। तो आई होप ये क्लियर है टेबल आपको, तीन तरह के कोफैक्टर, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम एंड मेटालाइन। क्लियर। तो यहाँ हमारा चैप्टर होता है खत्म। आई होप आपको चैप्टर समझ आया। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी प्रिपेयर कर पाएँ नीट एग्जाम के लिए। और चैनल नीट नोवा बाय अनअकैडमी को सब्सक्राइब कर लो ताकि और नीट रिलेटेड कॉन्टेंट आपको मिलता रहे और आपकी प्रिपरेशन बढ़िया होती रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं सो दैट आपको कंटेंट जो है वो मिलता रहे। एंड मिलते हैं बच्चों अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।